चलो पढ़ते हैं, आज अपन नई यूनिट शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन तो सभी को पता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ, एक तो बाहर के लेवल पे होती है और एक टिश्यू लेवल पे भी होती है। टिश्यू और सेल यानी कि सेल और हमारी जो एल्वेलाई के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी होता है, ठीक है। वहीं पे अगर वेंटिलेशन में आप डिफरेंस जरूर देख लेना, वेंटिलेशन में इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी मतलब वेंटिलेशन है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या है, फंक्शनल डिवीजन इसका देखना है कि किन भागों में हमने बांट रखा है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, उसको हमने दो फंक्शनल उसकी मेन डिवीजन कर रखे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। कौन कौन सा है? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग जोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब इट जस्ट अ पैसेज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ भी नहीं होता है। क्या है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को नहीं मिलता है, ये जस्ट एक पैसेज है। अब बात आती है कि कंडक्टिंग जोन में हमारे कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला है, देखो कंडक्टिंग जोन मैं आपको बता चुका हूं क्या है, जस्ट अ पैसेज। क्या है? पैसेज है एयर को बाहर से अंदर तक ले जाने का। इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि कंडक्टिंग पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या नहीं, तो भाई नहीं लगा के आना है, कभी लगा के मत आ जाना, ठीक है। और इसका क्या काम है कंडक्टिंग पार्ट का? एयर को थोड़ा वार्म, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी एयर है, ठंडी जगह में जैसे ठंडे आ रही है, तो हम बाहर तो बहुत ठंडी एयर होती है, लेकिन उसका अंदर जाते जाते तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, एयर को फिल्टर भी करता है। पार्ट्स कौन कौन से जरूर ध्यान रखना, ये मस्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारा नोज, नोज के बाद नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है हमारा कंडक्टिंग जोन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें किस तरह के एपिथेलियम में सेल पाए जाते हैं, तो कैसे होते हैं? मोस्टली कैसे हैं? सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। सेल जो है विद गॉबलेट सेल, जिसका काम क्या है? कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत म्यूकस जो है सिक्रीट करता रहता है, इस जो भी हमारी कंडक्टिंग जोन है, ठीक है। अदर फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिए, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, डस्ट को निकालने का काम करता है, रेगुलेट्स एयर टेम्परेचर और प्रोवाइड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें एक तरह का आप कह सकते हैं क्या, डेड स्पेस के एक बार क्वेश्चन आया था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफर्ड एज डेड स्पेस। कितना होता है डेड स्पेस? अगर आपसे पूछता है, डायरेक्ट अमाउंट पूछ लेता है एमसीक्यू में, पूछता है बताओ डेड स्पेस कितना वॉल्यूम में या चीजें होती है, तो कितना? 150 ml ऑफ एयर दैट डज नॉट टेक्स पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब डेड स्पेस क्या है? एक ऐसा एयर है, कितनी, जो दैट इज 150 ml, जो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि में पार्ट नहीं लेता है। समझ गए? समझ में आई इतनी बात? कंडक्टिंग जोन सभी को समझ में आ गया? कंडक्टिंग जोन में किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडक्टिंग जोन बहुत, हाँ हाँ सर, डेड स्पेस से सर एक क्वेश्चन आया था सर 5 नंबर में सर, उसको बिल्कुल, लॉन्ग में सर कैसे लिखेंगे सर, इतना उसको स्मॉल है अभी इसमें तो। अभी हम डिटेल में उसको ही पढ़ेंगे। डेड स्पेस किसका पार्ट है ये पता चला आपको? यस सर। कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन, ये इतनी आप ध्यान रखना, कितना होता है? 150 ml होता है, और क्या है? ऐसी हवा होती है दैट डज नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज गैस, ओके सर। ठीक है। उसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डेड स्पेस। देखो ये जो क्वेश्चन बनते ना, ये डेड स्पेस क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए 5 नंबर में, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया है बच्चे को टेस्ट करने के लिए कि बच्चा क्या लिखेगा इसमें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आदि तो बहुत ही छोटी दे रखी है, यस सर। ठीक है। अब ठीक। देखते हैं हमारा हाँ, हम देखते हैं अपना आगे का पार्ट, जो कि है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, दैट इज इसको हम नॉन कंडक्टिंग जोन बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे अवेलेबल होता है। समझ गए? क्यों? इसका मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी जोन है जो है हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। समझ गए? क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। कहाँ कहाँ होता है? जैसे हमारा एल्वेलाई है, जो एक एल्वेलाई हो गई हमारा, एक ये सेल, इसके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा किस में होता है? वो आता है मेनली रेस्पिरेटरी जोन में। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट अवेलेबल रहता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई, ठीक है। ये चीजें इसमें बेसिकली अवेलेबल रहती है। सारे पार्ट्स क्या है? ये एल्वुलाई के ही हैं। समझ गए? जैसे एल्वुलर डक्ट्स हो गई, फिर उसके सैक होते हैं, फिर जो भी है हमारी एल्वुलाई आती है। समझ गए? अब एपिथेलियम इसमें कैसी है? स्क्वाइमस एपिथेलियम है, ये ध्यान रखना है। थिन फॉर इजी डिफ्यूजन। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? अबाउट 70 स्क्वायर फॉर
गैस एक्सचेंज इन एडल्ट। इसको भी ध्यान रखना, कितना सरफेस एरिया है हमारा रेस्पिरेटरी जोन में, ये पता होना चाहिए, अबाउट 70 स्क्वायर फॉर एक्सचेंज इन एडल्ट। समझ गए। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है, सभी को पता है, एल्वेलाई होती है, अराउंड 300 मिलियन प्रेजेंट होती है इसमें, बोथ लंग्स में इतनी इसकी संख्या होती है। समझ गए इस बात को। अब इसमें फ्लो चार्ट हमारा जो हमने बनाया है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जो हमारा है कंडक्टिंग जोन, सबसे पहला है नोज। नोज के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं नेजल कैविटी को भी, अब वरना उसे छोड़ भी सकते हैं। नोज है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेखाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब बात आ गई रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सेक्स और एल्वुलाई। समझ गए इतनी बात को। अब बात आती है अपना क्या था, डेड स्पेस। देखो डेड स्पेस क्या है, मान लो हम बहुत सारी हवा हमने इनहेल की, ठीक है। इनहेल करने के बाद कुछ ऐसी हवा हमारी बॉडी के अंदर बसती है जो डायरेक्टली क्या है, गैसियस एक्सचेंज तक पहुंच नहीं पाती है या उसमें वो पार्ट नहीं लेती है, वो क्या है हमारा डेड स्पेस है। समझ गए क्या है डेड स्पेस क्या है। डेड स्पेस क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर, समझ गए, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर, 150 ml। ठीक है। अभी कैसी है, हम इसको इनहेल तो करते हैं, लेकिन ये क्या है, किसमें पार्ट नहीं करती है, डज नॉट टेक्स किस में पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैस एक्सचेंज में। ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ आपने इनहेल तो की, लेकिन ये पार्ट क्यों नहीं, मतलब गैसियस एक्सचेंज में इसने हिस्सा क्यों नहीं लिया जाके। ये या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इतनी जो हवा हमने जो है 150 ml है, या ऐसा हो सकता है ये सिर्फ कंडक्टिंग जोन में रह जाए, अंदर तक जा ही ना पाए। ठीक है। या अंदर तक जाते जाते इसकी जो एक कैपेसिटी है वहां तक पहुंचने की वो खत्म हो जाए। समझ गए। तो डेड स्पेस का सिर्फ इतना ही मतलब है। डेड स्पेस में किसी को दिक्कत। डेड स्पेस का सिंपल मतलब है एक ऐसी हवा जो हम लेते तो मतलब अंदर तो हमने ली, लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में उसका कोई हिस्सा नहीं होता है, यानी कि वो उस तक जाते जाते या तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी समस्या हो सकती है, वो उसमें पार्ट नहीं लेता है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है डेड स्पेस। ठीक है। बाकी इसको बहुत बड़े लिखना है तो इसको मैं एक शॉर्ट नोट इसका प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिसको आप पढ़ लेना। लेकिन जो डेड स्पेस की डेफिनेशन है वो इतनी ही है, और इसमें इसका सिंपल यही मतलब होता है। को कोई समस्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्या, क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ लिया, जिसको हम नॉन कंडक्टिंग जोन भी बोलते हैं। को कोई समस्या, हाँ ना कुछ लिखे कोई बोले। शॉर्ट नोट अगर पूछेगा जो भी हमारा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप लिखाएंगे क्या भाई, दो चार वर्ड टाइप कर दिया करो, कुछ नहीं जाता है, जिससे पता चलता रहता है हाँ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, फिर से पूछ रहा हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने दो चीजें क्लियर हो गई, डेड स्पेस भी हमने क्लियर कर लिया। एमसीक्यू में अगर कभी भी पूछे 150 ml लगा के आना है कितना डेड स्पेस होता है, और ये एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली एक्सचेंज में हमारा हिस्सा नहीं लेता है। समझ गए। हमने पार्ट भी देख लिए कौन कौन से होते हैं। की डिफरेंस भी आपसे अगर कोई पूछे बताओ कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में, तो बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट एक पैसेज है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अगर होती है, यहाँ पे भाई है गैस एक्सचेंज एब्सेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें कैसे सेल्स है हमारे, सीलिएटेड कॉलमिनर, और यहाँ पे स्क्वाइमस, और यहाँ पे जो भी है म्यूकस आदि सेक्रेट होता रहता है। रेजिस्टेंस इसमें बहुत हाई होता है और इसमें लो होता है। डेड स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान रखना, कंडक्टिंग जोन के अंदर डेड स्पेस पाया जाता है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, जैसे किसी को ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या है, जो क्या करेगा, हमारी एयर फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है। लॉस ऑफ सीलियाई, जो एल्वलाई के अंदर कई सारे आपको सीलियाई देखने को मिलेंगे, अगर वो कंटिन्यूसली आदमी पीने लगता है, मतलब स्मोकिंग करेगा, तो क्या है, वो डेड होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जिसके जो क्या करता है, रिड्यूस क्लियरेंस, और क्या है, इन्फेक्शन के चांस उससे बढ़ जाते हैं। और ये एल्वुलर डैमेज होगा तब भी इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उससे क्या हो जाएगा, एम्फीसियमा हो जाता है, दैट इज क्या करता है, रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बात आती है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है हमारा, इतने 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, और शायद एक दो बार किसी कहीं पे पूछा भी है किसी यूनिवर्सिटी ने, इतना मुझे ध्यान नहीं है।
ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी ने पूछा होगा तो कहीं इंटरनल में इसको पूछा गया है। ठीक है, अब बात आती है, एक तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली किसका है, बेसिकली हमारा हार्ट और लंग के बीच में जो सर्कुलेशन हम देखते हैं वो क्या है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सभी को पता है। ठीक है, 11th में, हाँ शायद 11th में ही है हमारी जो भी है, उससे भी हमने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं। किसके बीच में होता है, बेसिकली हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और सिस्टमिक किस में होता है, जो बॉडी और लंग्स के बीच में जो है वो क्या है, बॉडी और हार्ट के बीच में जो होता है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, रिफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स फॉर द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है, ऑक्सीजन, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस चीज को जरूर लिखना है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा हो रहा है, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये क्या है, एक तो एक लो प्रेशर, इसमें ज्यादा प्रेशर भी इन्वॉल्व नहीं होता है, लो रेजिस्टेंस सर्कुलेटरी सर्कुलेशन सिस्टम है एज कंपेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपको प्रेशर और रेजिस्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ गए। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन का वो क्या है, एक सीक्वेंस हम देखते हैं। जैसे आपको मान लो, आप सभी को पता है भाई, सारा बॉडी का ब्लड आके कहाँ कहाँ पे कलेक्ट होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरफ हमारा कलेक्ट होता है, जाके राइट साइड में कलेक्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमारा हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो सबसे पहले जो हमारा राइट क्या है, राइट जो भी हमारा वेंट्रिकल है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसमें, ये देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल, सबसे पहले ब्लड किसमें कहाँ से जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। वेंट्रिकल से ऊपर हमारा क्या है भाई, ऑरिकल्स होते हैं, राइट राइट ऑरिकल्स, जो हमारा वेना सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है वो कहाँ पे लाएगा, राइट ऑरिकल्स के अंदर लाएगा। राइट ऑरिकल्स हमारे क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। राइट वेंट्रिकल्स कहाँ पे पंप कर देगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के क्या है, कई सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, आर्ट्रियोल्स कह सकते हैं, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो है वो क्या करेगा, फाइन जो क्या है, फॉर्म ऑफ फाइन नेटवर्क अराउंड एल्वेलाई ऑफ फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब क्या है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। अब पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आ जाती है, हमारी लेफ्ट आर्टरियम में लेके आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, या मैं दोबारा से समझाऊं इसको। बोलेगा समझ में आया या नहीं। बॉस एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से समझाते हैं। तो भाई अपना क्या है, हार्ट है। ठीक है, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं, नीचे तो हमारे भाई वेंट्रिकल है, ऊपर ऑरिकल है, सभी को पता है। ठीक है, अब सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा कहाँ है, यहाँ पे ब्लड लेके आती है, यहाँ से वो कहाँ जाता है, हमारा वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से किस में चला जाता है, कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा डायरेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में यहाँ पे क्या है, अब डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करेगी, उसके लिए वहां पे कई सारी उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके छोटे छोटे कैपिलरीज होंगी, उसमें आर्ट्रियोल्स होंगे ना, फाइन ब्रांचेस जो होंगी, वो जाएंगी लंग्स के आसपास। तो वहां पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होगा। जब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा तो क्या है, हमारी जो कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो है ना, पल्मोनरी वेन किस में लेके आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में लाएगी। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर वो क्या करेगा, फर्दर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए आगे चला जाता है। सिर्फ इसमें इतनी ही चीजें अवेलेबल है, कुछ भी हाई फाई इसमें नहीं है। समझ गए, ये मान लिख रखा है कि राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले तो हमारा ऑरिकल में कौन कहां से आया, बॉडी से आया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से। फिर क्या करा, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, हमने उसे इधर पंप कर दिया, पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स, लंग्स तक लेके पहुंचा। लंग्स में क्या है, तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके कई सारे ब्रांचेस जो भी हैं, पल्मोनरी आर्टरियोल्स और कैपिलरीज हैं, फॉर्म्स ऑफ फाइन नेटवर्क अराउंड एल्वेलाई फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब एल्वेलाई के आसपास में कई सारे फाइन नेटवर्क्स बना लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो गया। ठीक है, हमें ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई।
ठीक है। अब क्या हुआ, अब यही हमारी जो ब्लड है कि कौन सा है, पल्मोनरी वेन लेके आएगी किसमें, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर फर्दर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। समझ गए इतनी बात को? कोई समस्या अब इसमें? यस बॉस, समझ गया। ठीक है, ठीक है, तो यही सिंपल था। एक बार इसमें अपन और देख लेते हैं। ये है अपन क्या, ये अपने लंग्स है, ये अपना हार्ट है। वेना कावा कहाँ पे लाई, एट्रियम में लेके आ गई। उसके बाद क्या है अपना वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से किधर गया, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये यहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होके पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में जाके फर्दर सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए वो चला जाता है। बहुत ही सिंपल है। ये डायग्राम जरूर बना के आना, इधर डायग्राम बना के आओ, इधर ये फ्लो चार्ट बना के आओ, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इतनी थ्योरी लिखने के बाद। ठीक है, क्या है पल्मोनरी, वो है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, जो ये आपको दिख रहा है फाइन ब्रांचेस जो हैं, उसके बाद पल्मोनरी वेन्यूल्स, फिर क्या रहेगा पल्मोनरी वेन्स, और लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको समझना जरूरी है, लिखना भी अच्छे से। उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की देख लेते हैं क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, लो प्रेशर लो रेजिस्टेंट पहले ही पढ़ लिया है। इसमें वेसल्स कहती है थिन और इलास्टिक होती हैं, पर्पस क्या है इसका, गैसियस एक्सचेंज। भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर आपसे पूछे क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा ही। प्रेशर हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, थिक और मस्कुलर होती है, सप्लाई न्यूट्रिएंट टू टिश्यू के लिए ये काम में आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हमने पढ़ा है, कुछ भी हाई फाई इसमें नहीं है, और बहुत लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब एल्वेलाई की जो हमारा एल्वेलाई है उसके इंटरफेस की बात करें, या कौन क्या क्या उसमें लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी है, एल्विलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम और इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि जो हमारी एल्वेलाई है उसका क्या इंटर कैपिलरी और एल्वेलाई के बीच में क्या क्या इंटरफेरेंस होता है उसके बारे में है। ठीक है, एल्वुलर जो हमारी एल्वुलर एपिथेलियम है वो क्या करती है, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आपसे पूछेगा बताओ विच लेयर और अलाउज फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो आपको ये लगाना है एल्वुलर एपिथेलियम। ये है क्या है, कैपिलरी एंडोथेलियम है हमारी, थिन वॉल फॉर एक्सचेंज के लिए होता है, और ये मिनिमल स्पेस होता है जो क्या करता है, इजी डिफ्यूजन को परमिट करता है। टुगेदर दे फॉर्म रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एल्वुलर कैपिलरी। समझ गए, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है इन तीनों को मिला के, 0.5 माइक्रोमीटर, और सरफेस एरिया ये है 70। अब स्पेशल फीचर तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसको बार बार पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना। क्लिनिकल रेलेवेंस में क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंडिविजुअल में देखने को मिल सकती है। क्या है, जो हमारा क्या करेगा, ये इफेक्ट क्या होगा इसका, इंक्रीज्ड प्रेशर स्ट्रेन ऑन राइट वेंट्रिकल, मतलब जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा उसके राइट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा कंटिन्यूअसली। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, दैट इज ब्लॉकेज इन पल्मोनरी आर्टरी। इससे क्या होगा, ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगे। अगर किसी को लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड या पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। जरूर लिखने आना है भाई, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने से मार्क्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और लंग हार्ट के बीच में होता है, कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग ऑक्सीनेटेड फ्रॉम ब्लड टू लेफ्ट आर्टरी। ये बहुत ही है, अपने पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन और डेड स्पेस को अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकता है, दिक्कत, या हम कुछ सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, या कुछ आपको चेंज करना है, ऐसा कुछ लग रहा हो किसी को। मधुर, कोई दिक्कत लग रही है बताओ माइक खोल के। मधुर भाई माइक खोलो, बताओ कोई समस्या। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, तो अपन एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये वेंटिलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन में फर्क क्या है। रेस्पिरेशन में क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कवर होता है, जो कि हमारा सिस्टमिक है, मतलब जो हमारा सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, वो रेस्पिरेशन में
इंक्लूड होता है, इवन वेंटिलेशन में वो चीज अवेलेबल नहीं होती। वेंटिलेशन क्या है, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, या किस रेट से गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि रेट एट विच एयर इंटर और लीव द लंग्स। ये क्या है, ये एक तरह से रेट डिफाइन करता है, किस रेट से चीजें हमारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर इंटर हुई है, बाहर निकल रही है, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है, इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वेंटिलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ एयर। क्या प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है, ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। समझ गया, इसमें सिर्फ लंग्स और एटमॉस्फेयर ही इंक्लूड है, बल्कि रेस्पिरेशन में हमारा सेल भी इंक्लूड हो सकता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, अगर वेंटिलेशन पूछता है तो रेस्पिरेशन वाली डेफिनेशन लिख के मत आ जाना। समझ गया, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन में, दोनों थोड़ा थोड़ा अलग है और मिलता जुलता भी है। समझ गया, क्या है रेस्पिरेशन, सॉरी वेंटिलेशन, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है, इसका प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ पे, बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के में जो भी होता है मूवमेंट ऑफ एयर एक्सचेंज, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। दैट इज द रेट एट विच एयर इंटर और लीव द लंग्स। समझ गए, वेंटिलेशन की डेफिनेशन समझ में आई। ठीक है भाई, अब वेंटिलेशन क्या है, दो तरह का है, ये भी ध्यान रखना, टाइप 5 मार्क्स में पूछता है तो इस तरह से लिख के आओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, 5 में से 4 पूरे तो देता नहीं है कोई भी। टाइप ऑफ वेंटिलेशन क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है हमारा एल्व्यूलर वेंटिलेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखते हैं। अगर हम पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करें तो क्या है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है, इसके द्वारा जिसका पता चलता है वो क्या है, हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन, मतलब कितना अंदर जा रहा है, और कितना आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज पर मिनट। समझ गए, इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल एयर मूवमेंट, मतलब क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी के ओवरऑल एयर की मूवमेंट है उसको ये बताने का काम करता है। नॉट जस्ट यूज फॉर गैसियस एक्सचेंज, इसमें ये नहीं बताएगा कि कितना गैसियस एक्सचेंज है, बल्कि ओवरऑल कितना मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर एयर का, उसको बताएगा। एल्वुलरी वेंटिलेशन में हम देखते हैं क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट एक्चुअली टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वुलाई एवरी मिनट। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे क्या अच्छा कुछ बता सकता है, यहाँ पे क्या है एक्चुअल का, क्यों हमने कहा कि एक्चुअल टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, तो ये बताओ, हमने एक्चुअल क्यों यहाँ पे वर्ड यूज करा कि एक्चुअल कितनी अमाउंट ही, क्या जितनी हम सांस ले रहे हैं सभी गैस जो है हमारी रेस्पिरेशन में पार्ट लेती है या नहीं। हेलो, भैया माइक बंद कर लो, या कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, देखो एक्चुअल इसीलिए कहा है क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया डेड स्पेस, जितनी हवा शरीर के अंदर घुसती है उतना एक्चुअल में रेस्पिरेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। ठीक है, कुछ इधर उधर चली जाती है, कुछ की पावर कम हो सकती है, या कुछ अमाउंट ऑफ गैस हम डायरेक्ट बाहर ही निकाल देते हैं जब हम फोर्सफुल रेस्पिरेशन करते हैं, या हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डेड स्पेस कहा था। यहाँ पे क्या है, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट एक्चुअली टेक पार्ट इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस आदि कितना इन एल्वुलाई एवरी मिनट, मतलब हर मिनट, एवरी मिनट, यहाँ पे एल्वुलाई में जो एक्चुअल गैस, एक्चुअल पार्ट ऑफ गैस में मतलब गैस के एक्सचेंज में जितना एक्चुअल पार्ट इस्तेमाल होता है वो हमारा एल्वुलर वेंटिलेशन के अंदर आता है। समझ गया, इट एक्सक्लूड द एयर प्रेजेंट इन डेड स्पेस, मतलब इसको क्या है, ये जो डेड स्पेस में एयर प्रेजेंट होती है उसको हमने इसमें एक्सक्लूड कर दिया है पहले ही से। समझ गया, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझ में आ गया दोनों चीजें, वेंटिलेशन क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन, बहुत ही सिंपल था। किसी को कोई समस्या, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एटलीस्ट हम एग्जाम में बैठे तो हमारे में डायरेक्ट डेफिनेशन ना पता है तो हमें इतना तो पता रहे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन एल्वुलरी वेंटिलेशन में क्या बेसिक डिफरेंस था।
ठीक है भाई, आप लोग एक्टिव बिल्कुल नहीं हो, ऐसा लग रहा है भाई ऑन करके गायब हो जाते हो तुम लोग। हेलो हाय बाय कुछ तो लिख दो, आया समझ नहीं आया, तब आगे एक टॉपिक और बढ़ते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन की बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, टोटल एयर एंटरिंग एंड लीविंग पर मिनट। इसमें टोटल एयर को हम कैलकुलेट करते हैं, डेड स्पेस भी इसमें इंक्लूड रहता है हमारा, समझ गए। अब इसमें क्या हम कैलकुलेट करते हैं, जितनी एयर को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज पर मिनट। हमने यहाँ पे अपना डेड स्पेस जो है उसको क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। समझ गए इतनी बात। आज हम 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे भाई, बोलते बोलते गले में तो दर्द होने लगा है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये जो टॉपिक है मोस्टली 4 लेक्चर में मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है बहुत से लोग दिवाली बनाने में व्यस्त हैं, इसीलिए ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। एक साथ हम पढ़ लेंगे तो हो सकता है उनका थोड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, कोई ओके बॉस। टीचिंग स्टाइल में किसी चीज में कोई समस्या परेशानी? तो भाई कह रहे हैं एक टॉपिक और पढ़ा दीजिए, लेकिन वो टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है कल ज्यादा लोग ज्वाइन हो। उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, प्रेशर वेंटिलेशन को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, अभी पढ़ लेंगे तो आगे की चीजें हम नहीं पढ़ पाएंगे। देखो मैं एक बार ठीक है। दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। देखो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऐसे समझ लो। उसके बाद प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तीनों चीजों को साथ में पढ़ेंगे। पीडीएफ भाई ग्रुप में मिलेगा, अभी शेयर करेंगे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट परेशानी इतने टॉपिक में? और थोड़ा डेड स्पेस और बता दीजिए, क्लियर नहीं हो रहा। डेड स्पेस एक ऐसी जगह है, जगह कह लें या ऐसा ऑक्सीजन या जो भी हमारा जो भी एयर ले रहे हैं हम शरीर में, उसका जी बॉस। डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि रेस्पायरेशन में हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। या तो वो जो हमने मान लो 100 ml हमने एयर ली, जी बॉस। 100 ml एयर हमने अंदर ली। अब हो सकता है क्योंकि भाई अंदर का जो प्रोसेस है बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है जा रहा है, ब्लड आ रहा है जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप इसका मान लो 50 ml ऑक्सीजन ही हमारी ब्लड तक पहुंच पाई हो, बाकी हमने डायरेक्ट फिर से बाहर निकाल दी हो, क्योंकि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या है, लगातार चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, चल रहा है या नहीं। तो यही है कि डेड स्पेस एक ऐसी हमारा जो है एंटिटी है, जो कि है बेसिकली हम कितना मानते हैं, 150 ml मानते हैं, जो डायरेक्ट जो भी हमारी गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है। कोई समस्या आप फिर से समझाऊं? नहीं बॉस, क्लियर। बाकी एक बार बॉस पढ़ेंगे तो फिर कोई डाउट होगा तो कल पूछिए। कोई समस्या परेशानी हो भाई, है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, एवरी पार्ट ऑफ एयर क्या है, रेस्पायरेशन में काम नहीं आती, कुछ ऐसी बाहर आ जाती है। तो उसमें जो हम एक कॉमन हमने लगाया है कि कितनी एयर हमारी डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती है रेस्पायरेशन में, उसको हमने डेड स्पेस बोल दिया है। ठीक है, ओके बॉस। कल्पना ने पूछा है डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस में, तो डेड स्पेस की तो मतलब समझ गए आप लोग। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी एनाटॉमिकल जो भी ट्रैक्ट है, चाहे नोज हो गए, फेरिंग्स हो गए, ट्रैकिया या ब्रोंकाइल के अंदर कितनी माइक बंद कर लो यार राजकुमार, राजकुमार भाई माइक बंद करो। देखो एक बार अपन देख लेते हैं, देखो डेड स्पेस है ना, उसके भी टाइप हो सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं, एक हमारा क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो हमने डेड स्पेस की डेफिनेशन पढ़ ली, अब डेड स्पेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा एल्विलर एल्विलर डेड स्पेस होता है, ठीक है। अब जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, मतलब जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट है उनके अंदर सिर्फ एयर रह जाए। मान लो आपको, सोचो आप एक बार सांस लेके देखो, तो आपको क्या लगता है, आपने जितनी सांस ली वो डायरेक्ट
अंदर एयर तक पहुंच गई। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ पार्ट ऑफ एयर आपने जैसे ही सांस लिया उसके पीछे से बाहर क्या कर दिया हमने, एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो डेड स्पेस हमारा प्रेजेंट होगा वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर आएगा। अब क्या होगा, कुछ हमारी जो गैस है वो एल्वेलाई तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पे भी क्या है, फास्ट प्रोसेस चल रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उसमें जो नॉन कंडक्टिंग जो नॉन गैसियस एक्सचेंज पार्ट होगा वो हमारी एल्वुलर डेड स्पेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल होता है और ये हाई होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कितना, 150 ml। इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है, समझ गए इस बात को, समझ गए। अब भी कोई डाउट है, ठीक है। तो वही है कि देखो डेड स्पेस के टाइप हो सकते हैं, एनाटॉमिकल हो सकता है, एल्वुलर हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। कुछ जैसे कुछ अगर हमें डिजीज आदि हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, तो उस केस में और ज्यादा डेड स्पेस हमारा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अपना ये लेक्चर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और डेड स्पेस को या डेड जो भी है ना टाइडल वॉल्यूम, हम उसको और भी आगे डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि हम जब एक बार जो लंग कैपेसिटी है ना उसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ